ये तो आपको पता लग ही गया। ओके, सो नाउ we will first discuss the cron tab. These are very important thing as far as the Linux system administration is concerned. तो पहले हम cron tab की बात करते हैं। cron is a program that enables you to execute. पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल भी बस ज्यादा छेड़छाड़ इसमें हम कर नहीं सकते, लेकिन कहाँ पे ये फाइल रहती है, किस तरह की एंट्रीज रहती हैं, वो हम एक पहले से स्टोर्ड फाइल है उसको चेक कर लेंगे। तो cron is a program that enables you to execute a command or a script with a sequence of commands at specified date, time or set of intervals. ये बहुत important facility है in the sense क्योंकि कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जिनको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। मान लिया बैकअप ही लेना है, डेली बैकअप होते हैं, फिर वीकली बैकअप होते हैं, या फिर क्लीनअप्स होते हैं। बैकअप्स एक चीज हो गई है ना। मान लिया कोई कमांड ऐसा हो जो आपकी टेम्परेरी फाइल्स को ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहे, जो आपकी इंटरनेट में जो टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं उनको ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहे, आपका बैकअप लेता रहे एवरी मंथ, तो वो सारी चीजें आप चाहते हैं, तो वो सारा काम करता है क्रोन, राइट। अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, जॉब स्क्रिप्ट लिखनी होती है। जॉब स्क्रिप्ट लिख के 4 डायरेक्टरी होती है ईटीसी में। एक cron.hourly, जो कि आवरली काम हम चाहते हैं वो इसके अंदर डालेंगे स्क्रिप्ट। etc cron.daily, जो हम डेली काम चाहते हैं वो एक स्क्रिप्ट लिख के हम इसके अंदर डालेंगे। एक cron.weekly, जो काम हम वीकली करना चाहते हैं उसके लिए एक शेल स्क्रिप्ट लिख के हम cron.weekly के अंदर एंटर कर देंगे डायरेक्टरी में। और जो मंथली है वो etc cron.monthly, राइट। इसके अलावा एक cron टैब फाइल होती है, cron टैब। इसमें हम, ये तो फिक्स इंटरवल हो गया ना, हर घंटे पे होगा, हर दिन के एंड पे होगा, हर वीक के एंड पे होगा, हर मंथ के एंड पे होगा। बट कई बार सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या है कि वो चाहता है कि भाई नहीं, रोज शाम को 5:30 पे कोई मेरा काम हो, राइट। कोई ऐसा है, कोई अलार्म बजाना है, कोई पर्टिकुलर सॉन्ग मुझे स्टार्ट करना है, तो आई वांट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क टू बी स्टार्टेड एट ए पर्टिकुलर इंटरवल। तो उसके लिए मेरी जो फाइल है उसको हम बोलते हैं cron टैब। ये ईटीसी में होती है और इस फाइल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसकी बात करेंगे, है ना। तो अब इसका कमांड का फॉर्मेट क्या है, इसके अंदर होगा क्या। इसके अंदर बेसिकली अगर देखा जाए, क्रोन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया आप लोगों के। यस सर। और ये डायरेक्टरीज चारों। अब क्रोन टैब फाइल में देख लेते हैं। क्रोन टैब फाइल में जो कमांड्स होंगे उनका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। ये 5 स्टार हैं, इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। उसके बाद क्या कमांड हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ये कमांड हम ये बता रहे हैं हमें बेसिकली। दीज स्टार्स विल टेल कि ये जो कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है ये कब एग्जीक्यूट करना है और कितने इंटरवल पे एग्जीक्यूट करना है। पहला स्टार बता रहा है मिनट, दूसरा स्टार बता रहा है आवर, तीसरा स्टार बता रहा है डे ऑफ मंथ, है ना। और ये चौथा स्टार बता रहा है मंथ कौन सा है, और 5वां स्टार बता रहा है डे ऑफ वीक, राइट। तो ABCDE इसका फॉर्मेट है। 0 से लेके 59 तक होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। ये 0 से लेके 23 तक होगा, ये 0 से लेके 31 होगा। मंथ 0 रखेंगे तो नन, और 12 रखेंगे तो दिसंबर। 0 मतलब 1 जनवरी और 12 दिसंबर। डे ऑफ द वीक 0 इज संडे एंड 7 इज अगेन संडे, राइट। ये ध्यान रखने वाली चीज है इसमें। अब मैं बता रहा हूं, अगर मैं ये लिखता हूं 7 स्टार 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 और कोई भी कमांड यहाँ पे लिखा, मान लिया C1 कमांड 1, तो जो कमांड 1 है रोज हर घंटे में 7वें मिनट पे, जब भी मतलब 12:07 पे, 1:07 पे, 2:07 पे, इस तरह से हर 7 मिनट, हर घंटे ये 7वें मिनट पे एग्जीक्यूट होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा, तो ये सुबह 7 बजे एग्जीक्यूट होगा, मैंने ये लिख दिया। मैंने यहां लिखा है 7,
तो ये 7th day of every month whatever command is there that will be executed, right? यहां पे मैंने लिखा ये 7 लगाया, तो जॉब रन्स इन जुलाई, ये जुलाई में मंथ की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे 7 लिखा तो जॉब सिर्फ संडे को रन होगा, जो भी जॉब मैं यहाँ पे लिखूंगा। आप समझ गए, बेसिकली 5 चीजें हैं, मिनट, आवर, डे, मंथ एंड डे ऑफ वीक। इज इट क्लियर? समझ में आया भाई? यस सर। अब ये देखो, ये मान लिया बैकअप लेना है मुझे, है ना, 7th day of every month I want to take the backup of my system। इससे ये दिस इज द एक्चुअल कमांड, जो बैकअप डॉट sh, मैंने एक शेल फाइल बना दी जो बैकअप लेगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज हैं, किसको मुझे कहाँ कॉपी करना है, वो सारा इंफॉर्मेशन इस बैकअप डॉट sh फाइल में है। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पे मैंने डे ऑफ द मंथ में 7 कर दिया है, तो 7th day ऑफ एवरी मंथ जैसे ही 12 बजेंगे मिडनाइट, तो ये आपका, और चूंकि मैंने 00 दिया है यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली बैकअप आपका शुरू हो जाएगा, बैकअप डॉट sh फाइल एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी, एंड वट एवर कमांड्स वी हैव गिवन इन दैट बैकअप दोज विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट? सर ई में 07 दोनों ही संडे है? हाँ, ओके। अब इसमें ना क्रोन टैब फाइल जो है मैंने बताई थी, उसको क्रोन टैब -e करके क्रोन टैब फाइल को आप एडिट भी कर सकते हो। अभी हम उसको देख लेंगे कैसे करेंगे, बट एड एनी नंबर ऑफ शेड्यूल टास्क, जो टास्क आप अपना ऐड करना चाहते हो, हर लाइन में एक नया टास्क ऐड कर लो, वो टास्क जो फॉर्मेट में आपने दिया, जिस टाइम पे आप चाहते हो, जितने इंटरवल पे आप चाहते हो, वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेट व्हिच आई टेल यू। अब इसमें कुछ 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब आप किसी दूसरे यूजर के लिए आपको क्रोन टैब फाइल एडिट करनी है, मान लिया, राइट? ये तो क्रोन टैब -u अदर यूजर नेम, ये तो ई तो एडिट के लिए है, बट आप अपनी क्रोन टैब नहीं, किसी दूसरे की क्रोन टैब एडिट करना चाहते हो, तो वो परमिशन, वो यहाँ पे आप क्रोन टैब -u अदर यूजर नेम, ये जो भी यूजर नेम है यहाँ पे वो यूजर नेम डाल दोगे, यू विल बी एबल टू एडिट द क्रोन टैब फाइल ऑफ अदर यूजर, राइट? अच्छा, अब इसमें कुछ फैसिलिटीज हैं जो मैं बताना चाहूंगा। जैसे आपको कोई कमांड हर 15 मिनट पे एग्जीक्यूट करना है, तो *15 स्टार डिवाइड बाय 15, यानी कि हर 15 मिनट बाद ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। 0 पे होगा, फिर 15 पे होगा, फिर 30 पे होगा, फिर 45 पे होगा, फिर 0 पे होगा, ये साइकिल चलता रहेगा, राइट? अब आपको सिर्फ वीकडे पे कुछ करना है, हर मतलब आपको अपने ऑफिस का डेस्कटॉप जो है उसका बैकअप लेना है रोज शाम को 4 बजे ऑफिस छोड़ने से पहले, वीकडेज पे। सैटरडे संडे पे तो बैकअप लेने का फायदा नहीं है, आप ऑफिस जाते नहीं हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मिनट 0 दिया, आवर 4 दिया, और यहाँ पे जो था 5वां जो था वीकडे, वहां पे हमने 1 to 5 लिखा, 1 5, यानी कि ये 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, 5 पे चलेगा। अगर मैं सिर्फ 1 रखता तो मंडे पे मेरा बैकअप सिर्फ मंडे होता, बट मैंने 1 से 5 लिखा, तो इसका मतलब मंडे 1 2 3 4 5 पांचों दिन ये बैकअप लेगा वीकडे, ठीक है? मैंने 2,4 लिखा, तो यानी ट्यूसडे और थर्सडे को बैकअप आएगा सिर्फ 4 बजे, ठीक है? एवरी अदर डे। अच्छा, इसमें क्या किया, ये 37 मिनट्स पास्ट आवर, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिवाइड 2 कर दिया, देखो ये क्या हो रहा है, 37 मिनट पे 1 से 23 ये आपका आवर है, हाँ, मानी यानी कि एक, जब घंटा 1 बजे आएगा, 1:37 पे, फिर 2:37 पे, फिर 3:37 पे, इस तरह से ये लेगा। और होगा क्या, यहाँ पे मैंने लगाया डिवाइड बाय 2, ये एवरी अदर डे, एक दिन को छोड़ के एक दिन ये काम करेगा, दूसरे दिन काम नहीं करेगा। तो these are some methods with the help of which we can schedule our task,
राइट। अच्छा, एक इसमें जो फैसिलिटी है वो है लिमिटिंग क्रोन एक्सेस। मैंने पहले ये बताया था आपको कि यू कैन change the cron tab file for other users also, but that is the system administrator है वो इस फैसिलिटी को आपके लिए अलाउ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। नहीं तो क्या होगा, आप अपने जो आपका जो कंपटीटर है उसकी क्रोन टैब में उल्टे सीधे कमांड डाल दोगे और वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो रेगुलर यूजर क्रोन एक्सेस कुड मेक मिस्टेक्स, इसलिए सिस्टम एडमिन ने उन यूजर्स को लिस्ट बनाई एक जो कि इन क्रोन टैब को अपनी एडिट कर सकते हैं या दूसरे की भी एडिट कर सकते हैं। तो ये फाइल होती है /etc/cron.allow। इस फाइल के अंदर लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स विच कैन एडिट द क्रोन टैब फाइल। cron.allow का पर्पस समझ में आ गया आपके, है ना। रूट यूजर को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, रूट यूजर तो देखो सबके ऊपर बैठा हुआ है, उसको आप यू कैन नॉट प्रिवेंट। Is it clear? Yes, sir. Then cron.d, the directory, यहाँ लेते हैं, यहाँ पर etc cron.d, where some applications such as spam, assign, and sysstate, because there is no such user, these programs need a place to locate cron files, so they are placed in etc cron.d। तो इस डायरेक्टरी के अंदर हम कुछ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। sysstate एक है और एक spam assign है। तो हम यहाँ पे इनको generate a daily summary of process account, हाँ, where some applications are spam assign and sysstate because there is no such user, these programs need a place। तो हमें बेसिकली करना क्या है ना, सिस्टम की स्टैटिस्टिक्स मान लिया मुझे कवर करनी है। sysstate is again a basically service which provides to take the performance metrics of system। सिस्टम की परफॉर्मेंस मेरी पूरे दिन में क्या रही, तो उस सब के लिए मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ /etc cron.d /sysstate। तो sysstate में ये मैंने क्या किया, यहाँ पे *10 ** ये मान लिया इस वाले कमांड की हम बात कर लें तो रोज 23:53 पे ये मेरा सार कमांड का ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये भी सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए, जो ऐसे वाला है ना, ये भी मेरी सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए होता है। तो वो भी जैसे हम सारा टॉप पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। एक दूसरी चीज है एनाक्रॉन। एनाक्रॉन परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज द cron.d, but it has the ability to run jobs that were skipped because the computer was off, right? कई बार क्या होता है ना, आपने शेड्यूल कर दिया जॉब, भाई 4:55 पे आपको ये काम करना है, और उसके बाद 4 बजे आपने सिस्टम कर दिया ऑफ, और 5 बजे आपने सिस्टम खोला, तो ये वाला जॉब तो स्किप हो गया ना। तो एनाक्रॉन अगर मैं यूज करता हूं तो एनाक्रॉन करने के बाद जो ये देखेगा पहले कि भाई जितने ड्यूरेशन में सिस्टम ऑफ रहा उस टाइम पे कोई ऐसा शेड्यूल जॉब तो नहीं था जो मेरी स्किप हो गया, और उन स्किप जॉब को भी जैसे स्विच ऑन होगा तो जो भी कॉन्फ़िगर्ड जॉब्स लिस्ट हैं उनको शेड्यूल करेगा और उनको रन कर देगा, राइट। डिफरेंस बिटवीन cron एंड एनाक्रॉन इज क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम इसमें इसका थोड़ा देख लेते हैं क्या होता क्या है। ज्यादा तो छेड़छाड़ हम एडमिन में कर नहीं सकते क्योंकि एक तो वर्चुअल मशीन है, बहुत सारे यूजर्स भी नहीं है, लेकिन ये देखो अब cd/etc, पहले डायरेक्टरी जो मैंने बताई थी /cron.daily, ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है। इसके अंदर ये इन्होंने कुछ कमांड्स डाल रखे हैं। तो
आपको अगर कोई शेल फाइल यहाँ पे डालनी है तो शेल फाइल आप डाल देंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह से cd/etc cron.hourly एक डायरेक्टरी ये है। तो इसमें भी आपको, इसमें कुछ खाली है बट इसमें आप कोई शेल फाइल डालना चाहें तो डाल देंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट आपकी हो जाएगी हर घंटे पर, राइट। अब हम देखते हैं इसमें कि क्रोन टैब ई क्या कर रहा है। तो हम आते हैं इस पे cd gedit is the editor /etc/cron tab। ये देखो ये आपकी क्रोन टैब फाइल है, ठीक है। इसमें इसने ये 1 2 3 और एक ये 4 कमांड लगे हुए हैं, ठीक है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं और डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो इन कमांड्स का मतलब समझो, देखो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है 6:25 पे रूट में ये कोई टेस्ट चला रहा है, एनाक्रॉन का टेस्ट चला रहा है। एनाक्रॉन का टेस्ट चलाने का मतलब ये है कि भाई ये चेक करेगा कि कौन सा कोई मेरा ऐसा तो नहीं जो सिस्टम रह गया हो। फिर ये 6:47 पे मंडे को ये 7 डे है ना, संडे को एक काम 6:47 पे हो रहा है। टेस्ट -x यूजर्स बिन एनाक्रॉन है वही चीज। वीक मतलब बाकी सारे दिन 6:25 पे हो रहा है और संडे को 6:47 पे दोबारा हो रहा है। एक सेकंड इसको छोटा करें, है क्या ये रिपोर्ट जनरेट हो रही है, आपकी डेली रिपोर्ट जनरेट हो रही है, ये वीकली रिपोर्ट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो रिपोर्ट के लिए आप अपना कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। इन्होंने अपना एक फॉर्मेट यूज किया हुआ है, ये जो रन पार्ट्स करके इन्होंने एक वो बनाई हुई होगी शेल, ये कहीं ना कहीं जरूर स्टोर होगी जो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और ये रिपोर्ट जनरेट करके डेली रिपोर्ट आपकी इस cron.daily में चली जाएगी और ये वीकली रिपोर्ट आपकी cron.weekly में चली जाएगी हर वीक पे। ये क्या हो रहा है 6:52 पे फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ यहां पे आपकी मंथली रिपोर्ट जनरेट हो रही है, राइट। और वो कहां से जनरेट हो रही है, ये आपके जो रन पार्ट्स करके है ना, ये शेल होगी। इस रन पार्ट्स में जो कमांड लिखे होंगे कि भाई मंथली रिपोर्ट के लिए करना है, वीकली रिपोर्ट के लिए करना है और डेली रिपोर्ट के लिए ये करना है। ये इन्होंने पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल दिया हुआ है और ये आपका शेल एनवायरनमेंट वेरिएबल दिया हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से देखो मुझे जो लग रहा है ना, ये जो आपकी जॉब है वो लाइनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की है एक तरह से जॉब, ठीक है। मतलब तो ये बिजनेस टू बिजनेस है। AWS ने किसी कंपनी को सर्वर अपना दिया, उसने मान लिया सर्वर वगैरह AWS से लिया है, तो वो उस सबको मेंटेन करना, उसकी परफॉर्मेंस ठीक रहे, उसकी रिपोर्ट जनरेट करें, वो सारी आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये नहीं कि क्लाइंट से बात करनी है कुछ इस तरह से। हाँ, क्लाइंट में वो वहां का कंपनी का मैनेजर होगा जो कहेगा कि भाई मेरे ये परफॉर्मेंस में कमी आ रही है या ये समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए टूल्स यूज करने पड़ेंगे, जिन टूल्स का भी हम जिक्र करेंगे, राइट। अभी एक चीज मैं और बता रहा था इसमें से, cron.allow फाइल देखते हैं क्या कहता है। gedit/etc/cron.allow। अभी इसने किसी को भी क्लोन अलाउ नहीं कर रखा, क्रोन को ना, किसी यूजर को अलाउड नहीं है, वो सिर्फ यूजर वो कर सकता है रूट। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो ऐड करके इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है।
एनी डाउट? नहीं तो फिर हम आगे चलें। कैन यू मूव अहेड? Yes, sir. ओके, एक हम यहाँ पे बात करते हैं पैकेजेस की। कौन कौन से पैकेज मेरे इंस्टॉल्ड हैं उसके लिए कमांड है dpkg। ओके, और लिस्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल्ड पैकेजेस आपका यहां से आ जाएगा। एक किस लिए वो चाहिए, तो एप्टीट्यूड वाई पैकेज नेम। तो ये पहले अगर नहीं इंस्टॉल है तो पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, sudo apt install aptitude। तो कैसे हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसका भी जिक्र करेंगे। फिर एक कमांड है ls off लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। ये सारा ट्रबल शूटिंग का ही पार्ट है, क्योंकि कई बार यूजर कहता है कि ये पैकेज तो मेरे पास इंस्टॉल ही नहीं है, तो आप उसको देख सकते हैं खोल के कि पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं है, या ये मेरी सर्विस नहीं चल रही। तो फॉर दैट पर्पस यू मे रिक्वायर कि व्हाट काइंड ऑफ पैकेजेस आर इंस्टॉल्ड, व्हाट काइंड ऑफ पैकेजेस आर नॉट इंस्टॉल्ड। फिर पर्पस क्या है ये भी आपको पता करना पड़ सकता है, कौन कौन सी फाइल्स आपकी ओपन है उसकी जरूरत पड़ती है। एक कमांड होता है वॉच। वॉच कमांड विल रिपीट ए कमांड एट सेट इंटरवल, डिफॉल्ट इज 2 सेकंड। हर 2 सेकंड पे वो कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, एंड आउटपुट द रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को आउटपुट करेगा। इसको भी देखते हैं, अभी हम डीपीकेजे देखते हैं और एप्टीट्यूड देखते हैं। ओके, इसका कमांड था dpkg माइनस गेट selections dpkg help कुछ फॉर्मेट में गलत नोट कर गया हूं शायद, हेल्प से देखें। इंस्टॉल, अच्छा -d जो है, इग्नोर डिपेंडेंसीज, -d option takes a value। okay, चलो, मुझे अभी इसका मैं कुछ चीज मिस कर गया, इसमें बाद में बात करते हैं। एप्टीट्यूड, वाई सिस स्टेट। तो ये बता रहा है कि ये पैकेज है मेरा सिस स्टेट, उबुंटू डेस्कटॉप पे है, किस किस के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और ये इसकी डिपेंडेंसीज बता रहा है। ये क्या इसका पर्पस है, वो सारी चीजें डिपेंड किस किस के ऊपर है, ये सारी चीजें ये बताता है। नेट स्टेट एक कमांड है जो आपकी नेटवर्क की स्टैटिस्टिक्स बताता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम नेटवर्क की बात करेंगे। ls ऑफ आपका लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स बताता है, जो जो भी फाइल्स आपकी ओपन है इस समय पे, उन सब के बारे में जिक्र करता है, राइट। वॉच ls, देखो ये कमांड रिपीट करता रहेगा 2 सेकंड के इंटरवल पे, एवरी 2 सेकेंड्स ये रिपीट हो रहा है। जब तक आप इसको कंट्रोल Z नहीं करेंगे तब तक ये कमांड आपका 2 सेकंड के इंटरवल पे कंटिन्यूअसली रिपीट करता जाएगा। इसका पर्पस उस जगह रहता है जहां पे कि आपकी स्टैटिस्टिक्स चेंज हो रही हैं। मान लिया मेमोरी का यूज है, आप ये चाहते हैं कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहते हैं कि मेरी मेमोरी किस तरह से यूज हो रही है, या मेरा सीपीयू का यूज किस तरह से हो रहा है, आई वांट टू कंटिन्यूअसली सी। तो उस केस में मैं वॉच यूज कर सकता हूँ। और अगर मुझे हर 20 सेकंड पे मेमोरी का यूज चेक करना है तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट की जगह वॉच 10 और
Z मान लिया हम ये चाहते हैं कि ls-l ये लॉन्ग लिस्टिंग मेरी हर 2 सेकंड पे अपडेट होती रहे, जो भी चल रहा है सिस्टम के अंदर यहाँ पे आता रहे। तो वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ वॉच। एक जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो है लॉग्स का। लॉग्स के लिए हम यूज करते हैं 2 चीजें यूज करते हैं। एक तो डी मैसेज, जब हमने कहा DMESG, जो भी आपके मैसेज सिस्टम में लॉग्स सिस्टम लॉग करता रहता है, कोई भी एक्टिविटी होती है उसको अगर इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको लॉग कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखो, नॉन ब्लॉकिंग पूल इज इनिशियलाइज्ड, स्टैंडर्ड हॉट प्लग PCI कंट्रोलर ड्राइवर वर्जन 4.0। तो जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, किस टाइम पे क्या एक्टिविटी हुई है, उस सबको ये एक फाइल में लॉग करता रहता है। उसको अगर हम देखना चाहें तो एक उसका तरीका है डी मैसेज। और अगर मैं यहाँ पे लेस लगा दूंगा तो लेस कमांड से क्या होगा कि ये एक एक करके आएगा, एकदम से भागेगा नहीं। जैसे 0 पे इनिशियलाइजिंग सी ग्रुप सब सिस्टम, इस 0 पे सारे काम हुए जो कि इनिशियल में थे, ठीक है ना। ये जब सिस्टम लॉगिन होता है तो जो काम हो रहे हैं वो सारे काम यहाँ पे आपके लॉग में आ गए, ठीक है। ये सब लॉग आपके जब इनिशियली बूट हो रहा है सिस्टम तब के काम है, शुरू में बहुत सारे काम करता है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे शुरू हो गया TSC डिटेक्टेड, कैलिब्रेटिंग डिले लूप, ये सारे काम कर रहा है और इस सारे काम का एक लॉग बना जा रहा है जो कि डी मैसेज की हेल्प से आप जब चाहें तब देख सकते हैं। तो ट्रबल शूटिंग में ये लॉग मेंटेनेंस और लॉग का पढ़ना समझना ये थोड़ा जरूरी है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। एक और तरीका है कैट, एक्चुअली ये एक डायरेक्टरी होती है /var/log, उसके अंदर आपके मैसेजेस स्टोर होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि कैट की मदद से इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, इस फाइल को। cat/var/logs log/messages, इसमें नहीं है डायरेक्टरी। तो कई बार ये रहता है कि किसी वर्जन में रहते हैं, किसी वर्जन में नहीं रहती। इसे मैं आज चला के देख नहीं पाया कमांड, देख डायरेक्टरी है कि नहीं है, पहले चेक करते हैं। cd/var तो होगा ही होगा, cd/log डायरेक्टरी इसके अंदर नहीं है, तो इस वर्जन के लिए कमांड नहीं होगा, दूसरे वर्जन के लिए कमांड होगा। इसके अंदर ये फाइल, ये क्रैश, क्या क्रैश को देखें क्या कहता है, क्रैश डायरेक्टरी है ये भी। सर लॉग दिखा तो रहा है वो, कहाँ आ क्यों नहीं रहा फिर इसमें? लॉग फाइल है क्या? कैट लॉग तो डायरेक्टरी है, तो जा क्यों नहीं रहा है? CD log सर खाली लॉग भी तो हो रहा था, मतलब बैकस्लैश जा क्यों नहीं रहा फिर इसमें? CD करके जो हम कर रहे हैं, इफ इट इज ए डायरेक्टरी, या तो परमिशन तो होनी चाहिए। सर वो क्या हुआ? बैकस्लैश मतलब अच्छा सर हाँ, सिर्फ CD लॉग लिख के लॉग, हाँ हाँ, वहां से तो आना चाहिए था फिर जब हमने ऊपर किया था कैट। अच्छा चलो ठीक है, इसके अंदर देखें क्या है। इसके अंदर एक मैसेजेस करके है क्या फाइल, ls_m***, इसमें तो ये मैसेजेस फाइल इसके अंदर नहीं है। है क्या फिर इसके अंदर? अच्छा, ये लॉग बना रहा है, देखो VMware से चूंकि मैं कर रहा हूं तो ये लॉग बना के, लॉग फाइल्स बना के रखता है, ठीक है। और ये इनको जिप भी करके देखो, syslog1, syslog2.gz, syslog3.gz, syslog4.gz, तो ये इनको जिप फाइल बना के यहाँ पे स्टोर करता है। कई बार जब हम सिस्टम हमारा क्रैश हो जाता है और जब हम रिकवर करते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि हमारी सिस्टम क्रैश क्यों हुआ, तो उस केस में मेरी ये लॉग फाइल बड़ी हेल्प करती है। तो इस फाइल को ओपन करके और इसको अनजिप करके वी कैन फाइंड सम यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल इन
दैट, राइट। अब हम आते हैं टॉप पे। टॉप का जिक्र करते हैं। पैकेज जो है ये बहुत अच्छा पैकेज है जो कि हमारी परफॉर्मेंस चेक करने के काम में आता है। टॉप प्रोवाइड्स अ डायनेमिक रियल टाइम व्यू ऑफ द रनिंग सिस्टम, राइट। इट शोज समरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम and the list of processes or threads which are currently managed by the Linux kernel। जितने भी processes और threads हैं जो कि currently run हो रहे हैं और manage Linux kernel जिनको manage कर रहा है, उन सब के बारे में ये information provide करता है। अच्छा, इसका एक तो एडवांटेज क्या है कि इंटरेक्टिव कमांड मोड में है। आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी, उस स्क्रीन में सारी इंफॉर्मेशन रन रियल टाइम में डिस्प्ले होती रहेगी, वो चेंज भी होती रहेगी, यू कैन सी दैट। तो टॉप हाफ कंटेन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोसेसेस एंड रिसोर्स यूजेस एंड लोअर हाफ कंटेन्स लिस्ट ऑफ करंटली रनिंग प्रोसेस। जो लोअर हाफ है उसके अंदर जो करंटली रनिंग प्रोसेसेस हैं उनका जिक्र रहेगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। और जो ऊपर वाला हाफ है, अभी हम इसको देखते हैं किस तरह से दिखता है। और ऊपर वाले हाफ में जितनी स्टैटिस्टिक्स है, कौन सा प्रोसेस कितना यूज कर रहा है, रिसोर्स कितना यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पे रहेगी। अब जो इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन ये रखता है, इसका जिक्र कर लेते हैं। इसकी टेबल में प्रोसेस आईडी रहता है, प्रायोरिटी ऑफ द टास्क रहता है, अमाउंट ऑफ शेयर्ड मेमोरी, कितनी शेयर्ड मेमोरी यूज कर रहा है प्रोसेस वो रहता है, टोटल वर्चुअल मेमोरी यूज बाय टास्क, यूजर कौन है इसका, सीपीयू से परसेंटेज सीपीयू कितना है और सीपीयू टाइम कितना यूज किया। उसके साथ साथ एक नाइस वैल्यू होती है, ठीक है। ये नाइस वैल्यू जो है बेसिकली प्रायोरिटी के लिए रहती है। अगर ये नाइस वैल्यू नेगेटिव है तो ये प्रायोरिटी इस प्रोसेस की हायर है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू मींस लोअर प्रायोरिटी, राइट। और परसेंटेज मैम शोज द मेमोरी यूसेज ऑफ द टास्क, ये मेमोरी यूसेज बताता है। अब ये टॉप आउटपुट जो है, आपने टॉप कमांड एक बार चला दिया, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होता रहेगा जब तक कि आप क्यू प्रेस नहीं करेंगे। क्यू प्रेस करेंगे तब जाके ये रिफ्रेश होना बंद होगा, राइट। और अगर आपको सिर्फ सारे नहीं देखने, सॉरी, टॉप विल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 रिपीटिशन। आप इसमें ये चाहते हो कि मेरा जो टास्क है सिर्फ 10 बार एग्जीक्यूट हो, टॉप का टॉप 10 बार रिफ्रेश करे और उसके बाद ये बंद हो जाए, तो मैं इसके लिए टॉप, अच्छा -n का मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कितने प्रोसेसेस को डिस्प्ले कराना चाहता हूं। मान लिया मैंने कहा टॉप -5 और 10, तो टॉप के 5 प्रोसेस को डिस्प्ले करेगा, 10 बार रिवाइज करेगा, रिफ्रेश करेगा, उसके बाद एग्जिट कर जाएगा, राइट। अभी इसको करके देखते हैं। उसके बाद आपका टॉप -u पारस, किसी एक पर्टिकुलर यूजर के प्रोसेसेस अगर आप चाहते हैं कि भाई ये वाला यूजर कितनी रिसोर्स यूज कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि मल्टी यूजर सिस्टम है, मान लिया आपके 100 यूजर्स हैं और 100 में से सिस्टम मेरा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कोई एक ऐसा यूजर तो नहीं है कि जो बहुत ज्यादा सिस्टम रिसोर्स खा जा रहा है। अब मुझे किसी पे शक हुआ कि ये बंदा गड़बड़ कर सकता है, तो मैं देख सकता हूँ टॉप -u और उसके बाद यूजर नेम डाल के कि इस पर्टिकुलर यूजर के प्रोसेसेस कितना रिसोर्स खा रहे हैं, कितना सीपीयू टाइम यूज कर रहे हैं, कितना मेमोरी यूज कर रहे हैं, कितना क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें ना हम कुछ, चूंकि ये इंटरेक्टिव मोड में है, क्यू से तो हम एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन अगर मैं जेड प्रेस करूंगा, रनिंग जब टॉप रन हो रहा है, विल डिस्प्ले रनिंग प्रोसेस इन डिफरेंट कलर। जो प्रोसेस रनिंग है उनको अलग कलर में दिखाएगा, जो नॉन रनिंग है उनको अलग कलर में दिखाएगा, क्योंकि सस्पेंडेड भी तो हो सकते हैं कुछ, या कुछ बैकग्राउंड में पड़े हैं प्रोसेस या शेड्यूल प्रोसेस है। और प्रेस सी ऑप्शन इन रनिंग टॉप कमांड, इट विल डिस्प्ले एब्सोल्यूट पाथ ऑफ रनिंग प्रोसेस। अगर मैंने सी प्रेस कर दिया तो हर प्रोसेस का एब्सोल्यूट पाथ डिस्प्ले करेगा, राइट। यू कैन किल रनिंग प्रोसेस बाय प्रेसिंग के, और उसके बाद में पीआईडी आपका पता होना चाहिए। ये भी करके देखते हैं, भी मैंने किया नहीं है के वाला कमांड, बाकी इसको देखते हैं अभी। और अगर मैं Shift+P दबा दूंगा तो ये सीपीयू यूटिलाइजेशन की हेल्प से के ऑर्डर में आपका वो हो जाएगा सॉर्ट। देखते हैं, करके देखते हैं।
एक्चुअली मैं आज कहीं गया था, आने वाला था 5 बजे तक, तो मुझे 6 बज गए, तो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट डू माय होमवर्क प्रॉपर्ली, बट टाइम है नहीं, तो मैंने कहा क्लास तो ले लेते हैं, साथ में कर लेंगे, कुछ गलत होगा तो साथ में सीख लेंगे। नोट्स मैंने कल बना लिए थे। तो टॉप माइनस बी send output from top to file or any other program. This is important actually, क्योंकि आप रन टाइम पे देखोगे ना तो आपकी समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो अगर हम फाइल में डाल पा रहे हैं इसको, तो फाइल को हम बाद में मैनेज करके प्रिंट आउट करके भी देख सकते हैं, ये अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, राइट। टॉप माइनस एस, यूज टॉप इन सिक्योर मोड, ये सिक्योर मोड में चला जाता है, ओके। और टॉप माइनस डी, टॉप माइनस सी, द कमांड स्टार्ट्स ऑफ विद द लास्ट क्लोज स्टेट। अच्छा, अगर आप टॉप माइनस सी करोगे तो जो लास्ट स्टेट थी क्लोज यहाँ पे, वहां से फिर ये ऑटोमेटिकली शुरू कर देगा। और टॉप माइनस डी, इट टेल्स डिले टाइम बिटवीन स्क्रीन अपडेट्स, स्क्रीन अपडेट में कितना टाइम मुझे रखना है, ये यहाँ पे करेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसे बताना पड़ेगा टॉप माइनस डी सेकेंड्स डॉट 10, मानेंगे 10.5 सेकंड में मुझे रिफ्रेश कराना है, टॉप माइनस डी 10.5, ठीक है। तो अब हम टॉप की कमांड देख लेते हैं, टॉप क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। ओके, टॉप चलाया पहले हमने, ये आ गया आपका टॉप, ठीक है। PID यूजर, NI, PR क्या था, PR मैंने लिखा था, हाँ, PR प्रायोरिटी ऑफ टास्क है, PID और यूजर तो आपको पता ही है। NI इज नाइस वैल्यू, देखो ये रूट की वैल्यू, नाइस वैल्यू -20 है, रूट की प्रायोरिटी तो हाईएस्ट होगी, है ना, जबकि जो मेरे टास्क हैं उनकी नाइस वैल्यू 0 है। ये वर्चुअल एड्रेस कितना यूज कर रहे हैं, ये SHR आपकी शेयर्ड मेमोरी कितना यूज कर रहे हैं, ये एक दो चीजें रह गई है मेरी इसमें नोट करने से, मैं आपको रिवर्ट बैक करता हूं। एक तो इसमें रह गया मेरा RES और S, परसेंटेज CPU, ये परसेंटेज ऑफ द CPU है, ये परसेंटेज ऑफ द मेमोरी है, ये टाइम प्लस CPU टाइम की बात कर रहे हैं, CPU टाइम कितना लग रहा है, और ये मेरा कमांड है। अब इसमें अगर मैं Q दबाऊंगा तो क्विट हो गया, मैंने वहां पे Q प्रेस किया, क्विट हो गया। दोबारा टॉप चलाते हैं, दोबारा टॉप चल गया। अब इसके बाद मैं अगर जेड प्रेस करता हूं यहाँ पे, तो ये जो है देखो कलर इनका चेंज हो गया, जो रनिंग प्रोसेसेस हैं, राइट। प्रेस सी इन रनिंग टॉप कमांड, इट विल डिस्प्ले एब्सोल्यूट पाथ। अब मैंने सी प्रेस किया तो ये देखो कि इसका अब एब्सोल्यूट पाथ आना शुरू हो गया, ये कहां पे है कमांड, पहले नहीं था। अगर मैं यहाँ पे क्विट करता हूं और टॉप करता हूं तो देखो यहाँ पे COMPIZ लिख रहा है, पाथ नहीं लिख रहा ना यहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं सी प्रेस करूंगा ये पाथ लिखना शुरू कर देगा, ओके। अच्छा, अब मुझे किल करना है, मान लिया मैं देखूं PID क्या है प्रोसेस का, PID 3016 किल करना है, किल। जैसे मैंने K प्रेस किया, इसने कहा भाई कौन से प्रोसेस को किल करना है, 938 तो रूट है, इसको बचाना पड़ेगा। डिफॉल्ट PID, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये वो कर देगा, रूट को किल कर देगा। 3016, मान लिया इसको मैं किल करना चाहता हूँ, 3016 प्रोसेस को, ठीक है। सेंड PID सिग्नल 15 बोल दिया मुझे। तो ये टास्क शायद मेरा टर्मिनल वाला था, तो टर्मिनल मेरा उससे किल हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। जो बैश था ना, बैश का भी तो अपना एक कमांड वो होता है ना टास्क, बैश अपने आप में एक प्रोसेस है, शायद वो बैश का प्रोसेस हो, तो मैंने उसको किल किया तो पूरा मेरा शैली खत्म हो गया। मैं दोबारा आ गया यहाँ पे, दोबारा हम टॉप चलाते हैं और किल से हो गया ना हमारा, ओके। अब हम Shift+P करते हैं, तो Shift+P से ये सॉर्ट हो जाएगा CPU यूजर्स के हिसाब से, ठीक है। अभी बहुत सारे प्रोसेस चली नहीं, देखो 1.7.3.3 इस हिसाब से ये सॉर्ट रहेगा, राइट।
ये हो गए हमारे। ओके, अब हम देखते हैं टॉप -5, टॉप -5 10, ये नहीं चल रहा। सर n आएगा 5 की जगह। n क्यों आएगा? n नंबर ऑफ प्रोसेसेस 10 अच्छा होंगे। अच्छा, हाँ राइट, मैं सोच रहा था n लिखा तो मैंने n ही है, मुझे लगा कि n की जगह नंबर देना होगा कितने। ये 10 प्रोसेस दिखाएगा सिर्फ। अगर मैं यहाँ लिखूं टॉप -n एंड 3, इससे हुआ क्या, फर्क क्या है? टॉप विल एग्जिट ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 रिपीटिशन। अगर 3 रिपीटिशन के बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल आया। मैंने कहा टॉप -n से 4, तो 4 बार ये रिपीट करेगा, 1, फिर कुछ डिफॉल्ट टाइम है उसके बाद फिर रिपीट करेगा 2, फिर रिपीट हुआ 3, फिर रिपीट हुआ 4, उसके बाद बाहर निकल आया। राइट, टॉप -u अभिषेक, सिर्फ अभिषेक के प्रोसेस मुझे देखने हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ अभिषेक के प्रोसेस आ रहे हैं। राइट, ये रूट था और सब वो प्रोसेस सब मेरे चले गए। तो मैंने क्या किया, मैंने किया टॉप -u एंड व्हाटएवर इज द यूजर नेम। ओके, सर वो टॉप एन से उसने कौन से प्रोसेस रिपीट किए थे? नहीं, टॉप -n मैंने किया 10 या 4। ये करता है सिर्फ क्या है, कुछ ये टॉप को 4 रिपीटिशन के बाद ऑटोमेटिकली क्विट करा देगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा हमें? 4 बार रिफ्रेश करेगा स्क्रीन को, 4 बार रिफ्रेश करने के बाद बाहर निकल आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है सर। टॉप -b, मान लिया मैं ये कहता हूं top.txt है, नाम आएगा क्या? मैन टॉप में देखें इसका क्या फॉर्मेट है। टॉप -n आउटपुट फॉर्म फ्रॉम टॉप टू फाइल और एनी अदर प्रोग्राम। ओके, टॉप -b, इसके लिए हमें रिडायरेक्शन ऑपरेटर मेरे ख्याल से यूज करना पड़ेगा। मैंने चेक नहीं किया, और top.txt एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, अब मैं देखता हूं कैट top.txt। तो top.txt आपकी फाइल में आ गया है। टॉप का प्रोग्राम, टॉप का जो आउटपुट था वो आपका एक फाइल में जाता रहेगा, और उस फाइल को जब आप चाहो तो आप देख सकते हो बाद में तसल्ली से। सर ठीक है, अगर हम यहाँ -b नहीं लिखते तो क्या फाइल में नहीं जाता? हम देखते हैं करके। टॉप मेरे ख्याल से नहीं जाएगा क्योंकि इंटरेक्टिव कमांड है। top1.txt, अच्छा, कंट्रोल Z करें, कैट top1.txt। क्या है, कुछ तो आया है, कुछ नहीं आया है। फर्क देखें, सर सिर्फ रूट की कमांड्स ही गई है मोस्ट प्रोबेबली। रूट वाली गई है ना, बाकी यूजर की नहीं गई है। उसमें टॉप मतलब सारी गई थी। उसमें सारी गई है, हाँ उसमें सारी है। ठीक है, ये फर्क आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया मेरी भी। टॉप -s सिक्योर मोड में चलेगा। अच्छा, टॉप -c तो लास्ट क्लोज स्टेट से शुरू हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर रिफ्रेश होगा एक फिक्स इंटरवल के बाद। डिले टाइम बिटवीन, अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूं कि अपडेट्स के बीच में टाइम मेरे कंट्रोल में रहे, कितनी देर बाद अपडेट हो, तो टॉप -t, मान लिया मैं चाहता हूं 5.5 सेकंड के बाद ये अपडेट हो, तो ये आ गया 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। हाँ, अब अपडेट हो गया ना, तो ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा इससे। ठीक है, तो ये था टॉप टूल। अब हम बात करते हैं सार टूल की।
SAR is basically a sysstat package. ये पार्ट ऑफ द sysstat पैकेज, sysstat एक पैकेज है, वो अगर मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है तो कोई बात नहीं तो फिर इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो देखेंगे। इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग लाइनक्स परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स। एक तो कलेक्टिव सीपीयू यूसेज बताएगा, टोटल कितना सीपीयू यूज हो रहा है, इंडिविजुअल टास्क कितना कर रहा है, इंडिविजुअल सीपीयू स्टैटिस्टिक्स बताएगा। मेमोरी यूज एंड अवेलेबल, कितनी मेमोरी मेरी यूज हो रही है, कितनी अवेलेबल है। स्वैप स्पेस यूज एंड अवेलेबल, ओवरऑल आईओ एक्टिविटीज ऑफ द सिस्टम। अच्छा, ये आईओ एक्टिविटी के बारे में भी बात करता है, ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टेक्स्ट स्विच स्टैटिस्टिक्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो बहुत जल्दी कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है, तो इससे हमें अगर मेरी सीपीयू शेड्यूलिंग एडॉप्टिव है तो वी कैन अडॉप्ट दैट। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है तो हम क्वांटम को देख सकते हैं, क्वांटम को कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर अगर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग है तो उसके हिसाब से भी हम चेंज कर सकते हैं अपनी जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। इंडिविजुअल डिवाइस आईओ एक्टिविटी क्या चल रही है, रन क्यू एंड लोड एवरेज डेटा। रन क्यू बेसिकली, एक सेकेंड, और लोड कितना है सिस्टम के ऊपर ये बताएगा, नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स बताएगा, और रिपोर्ट सार डेटा फ्रॉम ए स्पेसिफिक टाइम। इसको हम क्रोन के साथ भी जोड़ सकते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पे सारा डेटा मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। बट सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ये सिस्टम में पैकेज मेरा sysstat इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। अगर sysstat इंस्टॉल्ड है तभी मेरा सार काम करेगा। और इंस्टॉल करने के लिए कई सारे तरीके हैं। एक तो sudo apt get install sysstat, ठीक है, यहां से कर सकते हैं, या फिर yum install sysstat। yum भी एक आपका पैकेज इंस्टॉलर के लिए काम में आता है। या अगर आपके पास इमेज है ना, इस पैकेज की इमेज आपके पास है तो आप RPM यूज कर सकते हैं। ये sudo apt वाला भी आपका पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए है, प्रोग्राम इंस्टॉलेशन के लिए yum भी, और ये RPM भी, ठीक है। बट फर्क क्या है कि RPM में आपके इसमें आपके पास ये इमेज होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे ये पैकेज सिस्टम में है बट इंस्टॉल नहीं है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको sudo apt get install sysstat कमांड चलाना पड़ेगा। यहाँ से yum से भी कर सकते हैं। एक कई बार क्या होता है कि पैकेज की इमेज भी नहीं है हमारे पास, सिस्टम में भी नहीं है, तो फिर हम इसको नेट से ले सकते हैं, इंटरनेट से, है ना। मान लिया इंटरनेट में इस पेज पे ये है, इस वेबसाइट के ऊपर मेरा ये sysstat पैकेज पड़ा हुआ है। जनरली ये tar फाइल में होता है, आर्काइव फाइल में रहता है, तो उस फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट से हमने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अनटार करना पड़ेगा, मतलब इनको फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने पिछली बार पढ़ा था कमांड, वही कमांड है। एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, जो एक्स है इसका मतलब वी आर एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स फ्रॉम दिस जिप्ड फाइल, और बाकी वी और एफ का हमें पता है क्या क्या ऑप्शंस हैं। अभी ये फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है, राइट, ये फाइल अभी इंस्टॉल नहीं हुई है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, .configure। ओके, तो इसमें क्या है बेसिकली, ये डायरेक्टरी में, इस डायरेक्टरी के अंदर मेरी सारी फाइल्स आ गई, sysstat -10.0.0 इसके अंदर मेरी फाइल्स आ गई, बट ./configure ये करना पड़ेगा मुझे। साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये कमांड अगर मैं डाल देता हूं, -- enable install cron, तो इससे क्या होगा कि कुछ टास्क हैं जो मुझे नहीं तो मैन्युअली बार बार करने पड़ेंगे। ये सारे वो टास्क हैं। अगर आपने ये कमांड, ये वाला यूज नहीं किया ऑप्शन, तो आपको ये कमांड जितनी बार भी आप सार sysstat को यूज करना चाहोगे, आपको ये कमांड बार बार खुद देने पड़ेंगे।
नहीं तो ये cron ऑटोमेटिकली करता रहेगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको मेक इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मेक इंस्टॉल करने के बाद फिर आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेक फाइल भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मेक फाइल करते हैं। मेक फाइल इज एन इंपॉर्टेंट यूटिलिटी इन लाइनक्स बेसिकली, राइट। तो उसमें क्या है कि जब आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं या मल्टीपल लाइब्रेरी फाइल्स हैं और उन सबको कंबाइन करके आपको एक पैकेज बनाना है, तो कैसे आप बनाएंगे? मान लिया आपकी a.c, b.c, c.c ये फाइल्स हैं सारी, और आपको इनको एक प्रोग्राम के अंदर यूज करना है। exe फाइल में ये तीनों यूज होनी है आपके प्रोजेक्ट में। तो वो आपने इसको कंपाइल करके a.o बना लिया, इसको कंपाइल करके b.o बना लिया, इसको कंपाइल करके c.o बना लिया, लेकिन ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई फंक्शन, मेरी मेन फाइल मान लिया a है, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन यूज हो रहे हैं वो यहाँ डिफाइंड है b में या c में। तो मुझे इन तीनों कनेक्ट करके एक exe फाइल बनानी है। तो कैसे बनाते हैं? वो मेक फाइल की हेल्प से बनाते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास प्रॉब्ली। अभी मैं देख लेता हूँ, सार की बात कर लेते हैं। सार को इंस्टॉल करेंगे, सार को हम इंस्टॉल कर लेंगे sudo apt से। आई थिंक दैट वी शुड बी एबल टू इंस्टॉल दैट। अब इसके हम पहले इंस्टॉल कर लेंगे एक बार, या पहले कमांड देख लें? यहाँ आ गए, देखो चल रहा है टॉप अभी तक, क्योंकि आपने क्विट नहीं किया था, तो टॉप आपका चल रहा है। क्विट किया, स्क्रीन क्लियर किया, अब हमने देखा सार है कि नहीं है। This program SAR is currently not installed. You can install by typing sudo apt install sysstate. Sudo apt install sysstate. ये पासवर्ड मांगेगा मेरे से। अब ये देखो पैकेजिंग रीड कर रहा है, सारा इंस्टॉलेशन कर रहा है। ठीक है भाई, पैकेज इंस्टॉल करने का एक तरीका ये है। अब सर प्लीज चेक इफ डेटा कलेक्टिंग इज इनेबल्ड। डेटा कलेक्टिंग कहां से इनेबल होगी भाई? ओके, आई विल गेट बैक टू इट कि कैसे डेटा कलेक्टिंग इनेबल हो सकती है। कोई ऑप्शन कहीं से करना होगा, मैंने चेक नहीं किया क्योंकि रन नहीं किए थे प्रोग्राम। सो कल इसकी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ इसके ऑप्शन बता देता हूँ किस ऑप्शन से क्या हो रहा है। ठीक है, सार -v आपका वर्जन डिस्प्ले करेगा। वर्जन तो डिस्प्ले इसको फिर भी करना चाहिए, नहीं कर रहा। सार -v वर्जन तो डिस्प्ले कर दिया। sysstate वर्जन 11.2.0 हमारा यहाँ पे एक्टिवेटेड है। ठीक है, क्या अभी ढूंढे कैसे? हाउ टू? चलो कल ढूंढूंगा, कल ढूंढ के बताऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। अब SAR 1.3 displays CPU statistics 3 times with 1 second interval। ये इंटरवल बताएगा कितने इंटरवल पे आपको रिपीट करना है, और ये 3 बताएगा कितनी बार आपको रिपीट करना है। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? यस सर। और इसमें इंफॉर्मेशन रहती है टाइम, सीपीयू परसेंटेज यूज, नाइस वैल्यू, सिस्टम, IO वेट, स्टैक। SAR collects and displays all system activities। ये डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसका एक पार्ट होता है SADC, SAR डेटा कलेक्टर। SA1 स्टोर सिस्टम एक्टिविटीज इन बाइनरी फाइल। SA2 ये सब इसके पार्ट हैं।
क्रिएट्स डेली समरी ऑफ कलेक्टेड स्टेटिस्टिक्स यूजिंग क्रोन। फिर है इसमें SADF जनरेट्स रिपोर्ट इन CSV एंड XML एंड अदर फॉर्मेट से रिपोर्ट जनरेट कर लेता है। फिर IO स्टेट्स जनरेट CPU एंड IO स्टैटिस्टिक्स। फिर MP state display CPU statistics। PID state reports statistics based on PID। हम PID के बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स बना सकते हैं। NFS IO state display NFS IO statistics and CIF IO state CIFS statistics। तो एक बार हम देखते हैं MP state करता है क्या ये। MP state तो इसने ये किया एग्जीक्यूट, ये CPU की स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, ठीक है। दो CPU है आपके पास, x86 64, ठीक है। ये यूजर नाइस वैल्यू कितनी है, सिस कितना यूजर है, IO वेट कितना हो रहा है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, सॉफ्ट, गेस्ट, इसके बहुत सारे फील्ड्स हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना खुद ही, फिर मैंने नहीं डिटेल में पढ़ा, सॉरी, ठीक है। अब एक जो लास्ट टूल है वो है CPU state। CPU state is a powerful system performance measure program for Linux written in Go language। Go programming language में हमने मतलब ये लिखा गया है, हो सकता है हमारा यहाँ पे इंस्टॉल्ड ना हो, बट you must know for this। और it attempts to reveal CPU utilization। CPU utilization कितना हो रहा है, saturation in effective way, CPU का कितना यूटिलाइज हो रहा है और CPU कहीं मेरा सैचुरेट तो नहीं हो गया। क्योंकि जनरली प्रॉब्लम क्या आती है, जनरली प्रॉब्लम ये आती है कि या तो भैया मेरा सिस्टम स्लो हो गया, या मेरा नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, या मेरा हैंग हो गया। तो उन सब चीजों में नेटवर्क तो बाद में डिस्कस करेंगे, बट CPU जब स्लो हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो सबसे ज्यादा CPU को यूज कर रहा है, और कहीं उसमें उसको खत्म करके काम चलता है क्या, क्या वो नेसेसरी है, क्या उसको खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर बाय द Linux सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और हैंग हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है, वो सारी चीजें हमें पता करनी होगी। तो इसमें यूज होता है यूटिलाइजेशन, सैचुरेशन एंड एरर। यूटिलाइजेशन मतलब कौन सा प्रोसेस किस CPU कितना यूटिलाइज कर रहा है, सैचुरेशन क्या मेरा CPU सैचुरेट हो गया, हुआ तो क्यों हुआ, और फिर क्या कोई एरर है। ये तीन चीजें अगर मैं ढंग से पता कर पाऊं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस। तो ये करता कैसे है CPU स्टेट का, हम ये सैंपल उठाता है, ठीक है। ये करेगा क्या, हर 5 सेकंड में, मान लिया हर 5 सेकंड में ये से 20 मिलीसेकंड का सैंपल इसने उठाया और उसको हर 5 सेकंड में यहाँ पे डिस्प्ले करता रहेगा। 20 मिलीसेकंड तक एनालाइज किया, प्रोसेस ने कितना परसेंटेज CPU यूज किया, इसने कितना किया, इसने कितना किया, और उसके बाद हर 5 सेकंड में उसको इसने डिस्प्ले कर दिया। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे डेटा उठाता है और लो फ्रीक्वेंसी पे डेटा को डिस्प्ले करता है, ठीक है। इज इट क्लियर? इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले तो इंस्टॉल होना चाहिए गो, यू मस्ट हैव गो इंस्टॉल्ड। गो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपकी इंस्टॉल होगी तभी ये काम करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे सिस्टम पे होगी, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद गो गेट github.com यूजर कॉमन और CPU स्टेट। github.com पे आपको ये मिल जाएगा CPU स्टेट, ये वहां से आप ले आएंगे। उसके बाद दिस कमांड विल इंस्टॉल CPU स्टेट बाइनरी इन योर go bin वेरिएबल। go bin वेरिएबल में आपका ये कमांड, जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका go bin वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद आप जब sudo $go bin/CPU stat एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका CPU stat टूल
एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से फील्ड होते हैं उसका भी जिक्र कर लेते हैं। एक तो ये बताता है ये फील्ड्स हैं, यूजर min average max user mode run time as a percentage of CPU, कि किस यूजर ने मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम कितना टाइम यूज किया है। ये तीन जो भी कैटेगरी लेगा ना, जो भी स्टैटिस्टिक्स लेगा उसकी तीनों चीजें बताएगा, मिनिमम भी बताएगा, मैक्सिमम भी बताएगा और एवरेज भी बताएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड सम यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, राइट। सिस्टम ये यूजर मोड की बात कर रहा है कि सिस्टम मोड में, यूजर मोड में कितना टाइम चला, और ये सिस्टम मोड की बात कर रहा है। क्योंकि दो मोड होते हैं, यूजर मोड एंड कर्नल मोड। कर्नल मोड को हम सिस्टम मोड भी बोलते हैं। या इसको हम बोलते हैं सिस्टम मोड। फिर ये मिनिमम एवरेज मैक्स यूजर मोड लो प्रायोरिटी रन टाइम एज ए परसेंटेज ऑफ सीपीयू। ओके, आइडल टाइम, कितने टाइम ये आइडल रहा, मिनिमम कितने टाइम आइडल रहा, मैक्सिमम कितने टाइम आइडल रहा, एवरेज कितने टाइम आइडल रहा। आईओ वेट, कितने टाइम ये आईओ वेट कर रहा है, टाइम वेटिंग फॉर डिस्क आईओ। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं और मेरा पेज फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, तो मुझे हार्ड डिस्क को एक्सेस करना पड़ता है, HDD हैज टू बी एक्सेस्ड। तो अगर बहुत सारे प्रोसेस एक साथ पेज फॉल्ट कर देते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ पेज फॉल्ट करते हैं, उसमें क्या होगा कि हार्ड डिस्क तो एक है, तो जो मेरी डिस्क क्यू है वो डिस्क क्यू बड़ी हो जाती है और इसका वेट टाइम, हर प्रोसेस को पेज फॉल्ट में टाइम बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो कहीं थ्रैशिंग की तरफ तो नहीं बढ़ रहा सिस्टम। थ्रैशिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है ना, CSCIT वालों को तो पता होगा, जिन्होंने क्लासेस की होंगी मेरी वर्चुअल मेमोरी वाली, उनको पता होगा। Shall I explain it again? Thrashing. थ्रैशिंग बताऊं क्या आप लोगों को दोबारा? बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते हैं, शुरू में सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है, उसके बाद फिर एकदम घटता है, फिर एकदम जीरो हो जाता है। उसका मेन रीजन यही है कि हमने ज्यादा प्रोसेसेस को कमिट करा दिया, ज्यादा प्रोसेस सिस्टम में ले आए। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मोर प्रोसेसेस आर इन द सिस्टम एंड वी डू नॉट हैव सफिशिएंट मेमोरी। तो उन्हीं के बीच में हमने थोड़ी थोड़ी मेमोरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उससे क्या फर्क पड़ा कि पेज फॉल्ट रेट बढ़ गया, क्योंकि जितने पेज चाहिए थे उतने पेज किसी को मिले नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि पेज फॉल्ट रेट बढ़ गया, तो डिस्क आईओ बढ़ गया, डिस्क आईओ के लिए वेट बढ़ गया, और डिस्क आईओ के लिए वेट बढ़ जाएगा तो सब हर प्रोसेस डिस्क के लिए वेट कर रहा है, टाइम किसी को नहीं मिल रहा, तो आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो जीरो हो जाएगा, हर प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला जाएगा और आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन जीरो हो जाएगा। तो यहां से आप वो पता कर सकते हैं कि सिस्टम मेरा कहीं थ्रेशिंग स्टेट में तो नहीं जा रहा। अगर वेटिंग टाइम फॉर डिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर। पी रन, मिनिमम एवरेज मैक्स काउंट ऑफ प्रोसेस इन ए रनेबल स्टेट। P block, minimum average max count of process blocked on disk IO। disk IO पे कितनी बार ये ब्लॉक हुआ है प्रोसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस थ्रेड्स स्टार्टेड इन दिस समरी इंटरवल, इस समरी इंटरवल में कितने प्रोसेस और थ्रेड स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में बताएं, राइट। You can also write CPU profile to file using /CPU profile। तो उसमें अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो सीपीयू का स्टेट की इंफॉर्मेशन है वो एक फाइल में चली जाए, तो उसके लिए मुझे ये कमांड यूज करना पड़ेगा। और इसको जब भी मुझे एग्जीक्यूट करना होगा $go bin तो करना ही पड़ेगा यूज। यहाँ पे क्या होगा, ये सीपीयू प्रोफाइल CPU prof.txt फाइल में चला जाएगा। इसको बाद में जाके मैं चेक कर सकता हूँ एंड फ्रॉम दैट आई कैन रिट्रीव सम यूजफुल इंफॉर्मेशन।
Is it clear? Are you here? Yes, sir. ठीक है, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर आता हूँ पानी पी कर। ठीक है, कुछ कमांड्स हैं जो सिस्टम मैनेजमेंट कमांड्स हैं, उनको एक बार थोड़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जिट कमांड जो है टर्मिनेट्स द शेल। एग्जिट किया, दोबारा किया एग्जिट, ये शेल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, halt the system, fail to start, halt, target interactive authentication required, sudo halt 05 SCKN $. The CPU has been disabled by the guest operating system. Power off or reset the virtual machine. Okay, इसको पावर ऑफ हो जाएगी मशीन मेरी। तो अब मुझे दोबारा से करना होगा, तो कैसे होगा वर्चुअल मशीन में? अगर मैं यहाँ से बंद करके, अच्छा कह रहा सम वर्चुअल मशीन आर स्टिल पावर ऑन, यू कैन कंटिन्यू टू रन दीज वर्चुअल मशीन्स इन द बैकग्राउंड, सस्पेंड देम फॉर लेटर। ये जो कि वर्चुअल मशीन का चल रहा है ना, इसमें इसको मैं पावर ऑफ करूंगा तो यहाँ से पावर ऑफ हो जाएगी, और इसको दोबारा से मुझे रन करना है, तो जस्ट 1 सेकेंड। पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, तो फिर मेरी वर्चुअल मशीन दोबारा से ऑन हो जाएगी। तो हॉल्ट सिस्टम बेसिकली सिर्फ रूट यूजर कर सकता है, और कोई यूजर के पास ऑथेंटिकेशन नहीं। एक है आपका लॉग आउट, कंट्रोल टी, लॉग आउट, नो नॉट लॉग इन, शैल यूज एग्जिट। ओके, बैश लॉग आउट, लॉग इन हम एग्जिट से बाहर निकल जाएंगे शेल से। अगर मैं रिबूट करूं तो रिबूट, ये रिबूट हो रहा है सिस्टम मेरा। रिबूट और हाल्ट में फर्क समझ में आ गया आपको? रिबूट होके फिर दोबारा से लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा। मैंने आपको रन लेवल के बारे में बताया था, किसी को याद है कितने रन लेवल थे? सर 6 रन लेवल थे। तो अभी एक इसमें कमांड है,
रन लेवल 5 पे भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रन लेवल कौन सा है मेरा, वो चेक करने के लिए कमांड है रन लेवल। शट डाउन शेड्यूल फॉर, ये शेड्यूल हुआ है। अच्छा कितने बजे, 5/11 को 7:45। अच्छा तो मैं अब अगर टाइम चेंज करना चाहूँ, या मैं 5 सेकंड में शट डाउन -H5, ये 5 मिनट बाद। इसका एक्चुअली वर्चुअल मशीन का टाइम हमारे टाइम के साथ मैच नहीं कर रहा हो ना, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, मिनट्स में आता है ये टाइम यहाँ पे। So system progress, system program problem related, you want to report the problem, cancel। 5 मिनट बाद ये शट डाउन हो जाएगा। कैंसिल करना है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, शट डाउन -C, शट डाउन -C। तो ये शट डाउन मेरा कैंसिल हो गया, जो शेड्यूल शट डाउन था वो शट डाउन -C से मेरा कैंसिल हो गया, राइट। पासवर्ड, सेट ए यूजर पासवर्ड, ये तो हमने कर लिया था शायद पासवर्ड। सर हॉल्ट से वो शट डाउन हुआ था या रिबूट हुआ था? हॉल्ट से तो सिस्टम मेरा देखो ना, हॉल्ट किया मैंने यहाँ पे, तो ये तो पूरा आपका स्टॉप, सिस्टम को स्टॉप कर देता है। और वो ये ऑथेंटिकेशन की जरूरत है इसमें, तो सूडो हॉल्ट करें, तो सूडो हॉल्ट किया था ना हमने, फिर पासवर्ड मांगता था, और ये मशीन पूरी मेरी रुक जाती है। ब्रॉडकास्ट मैसेज फ्रॉम अभिषेक स्वरूप, ये आ गया, द सिस्टम इज गोइंग डाउन फॉर पावर ऑफ हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट मैसेज फ्रॉम अभिषेक, दिस द सिस्टम इज गोइंग डाउन फॉर पावर ऑफ होगा, ठीक है। सिस्टम शटडाउन हैज बीन कैंसल। देखो फर्क क्या है, सिस्टम को रोक के उसके बाद फिर ये सिस्टम डिफरेंस बिटवीन halting involves stopping all CPU on the system. Powering off involves sending an ACPI command to signal the PSU to disconnect main power. Will halt the, चलो इसका भी मैं कल बताता हूँ आपको अगली क्लास में, ठीक है। 2-3 चीजें हो गई, अभी इसको फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा स्टार्ट, वर्चुअल मशीन भी तो है, चक्कर ये है अगर मैं इसको सस्पेंड पावर ऑफ, एक्चुअली वर्चुअल मशीन और एक्चुअल मशीन में बड़ा फर्क है। वर्चुअल मशीन में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक ये नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के ऊपर ये काम कर रहा है। तो बहुत सारे जो सिस्टम मैनेजमेंट वाले कमांड्स हैं उनको वर्चुअल मशीन में अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, और वो जब हम एक्चुअल मशीन में देंगे तो उसमें रिएक्शन अलग तरह से होगा। दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। तो ठीक है, आज इतनी रखते हैं क्लास। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप, फिर जो मेरे डाउट्स आज थे, मैं आई वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, सॉरी फॉर दिस। सर हाँ वो उस दिन क्या कहते हैं, एक सीनियर कोई बात कर रहा था ना कि वो फ्लैश ड्राइव शेयर कर देंगे कोर्स की नेटवर्किंग के। भाई वो फ्लैश ड्राइव कल मिलेगी, कल शाम तक। ठीक है सर, मतलब फिर बता देना कल जैसे भी। शाम तक मेरे पास शायद आ जाए, हालांकि कल शाम को कौन लेगी, मेरे पास किसी सौम्या का फोन आया था शायद। यस सर, वो मैंने आज उनको पेन ड्राइव दी है। हाँ तो आप उसको गूगल ड्राइव पे डाल के अपनी मुझे दे देना लिंक, मैं फिर डाउनलोड करके फिर देख लेंगे जैसा भी हो, ठीक है सर। ठीक है। चलिए, यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.